ध्यान से देखने पर ऋषभ ये बात जानवी की आंखों में देखकर नोटिस कर पाता कि जानवी को माया से जेलसी फील होती थी। उस वक्त जानवी सोच रही थी, मुझे अपनी पूरी जिंदगी में किसी से इतनी चिढ़ नहीं हुई जितनी कि माया से होती है। काश कि कभी माया हमारी जिंदगी में होती ही नहीं ऋषभ, तो हमारी जिंदगी कितनी खुशनसीब होती, खुशियों से भरी होती। वहीं ऋषभ अब भी जानवी का दामन छुड़ाकर यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन जानवी तो जैसे ऋषभ को आज छोड़ना ही नहीं चाहती थी। उस वक्त ऋषभ एक एक कर जानवी की उंगलियां अपनी बाहों से आजाद कर रहा था और उसे दूर करता जा रहा था। सिचुएशन ऐसी थी कि धीरे धीरे जानवी की उम्मीद का दामन छूटता जा रहा था और ऋषभ उससे दूर होता जा रहा था। और फिर पलक झपकते ही ऋषभ दरवाजे से निकला और बाहर चला गया। वहीं पीछे जानवी उदास चेहरा लिए ऋषभ का इंतजार करती रह गई। ये इंतजार कितना मनहूस होता है हमारी जिंदगी में। कोई वादा करके ना आए तो दर्द होता है, और अगर कोई वादा करके लौट जाए तो भी दर्द होता है। दर्द होना ही लिखा है हमारी किस्मत में। कभी किसी का पीछे छूट जाना दर्द देता है, तो कभी किसी का लौट आना दर्द देता है। दोनों सिचुएशन में हमारे हाथों में किसी का छूट जाना ही दर्द का दूसरा रूप है। जानवी तब अपने दिल ही दिल में ये सब सोच रही थी और अपनी सूनी आंखों से अपने वार्ड के दरवाजे की ओर निगाहें डाले देख रही थी। न जाने उसे इंतजार करते करते कितना वक्त बीता, लेकिन ऋषभ को न आना था और न ही वो लौट कर आया। वहीं दूसरी तरफ माया के वार्ड में माया अभी अभी कुछ देर पहले ही ऑपरेशन थिएटर से वापस लौटी थी और इस वक्त अपने वार्ड के बिस्तर पर लेटी हुई थी। दर्द और बदहाली से उसका चेहरा बहुत ज्यादा उतरा हुआ और फीका नजर आ रहा था। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थी और लाल नजर आ रही थी। उस वक्त माया की मॉम मोहिनी माया को संभालने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी, बेटा सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र कर, हैव सम पेशेंस डियर। वहीं कॉरिडोर में एक तरफ जहां स्मोकिंग जोन बनाया गया था, माया के पिता मिस्टर महाजन टेंशन में इधर उधर टहल रहे थे और स्मोकिंग कर रहे थे। जैसे ही माया के भाई करण ने वार्ड के अंदर दाखिल होते हुए ऋषभ को देखा, उसने कहा, सॉरी, आपको इतनी देर रात को कॉल करना पड़ा, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। इट्स फाइन, ऋषभ ने बस इतना ही कहा और अपनी बात कहकर ऋषभ धीरे से चलते हुए माया के बेड के पास पहुंचा और माया की तरफ झुककर उसने प्यार से कहा, माया। माया की आंखें तब खाली खाली नजर आ रही थी। ऋषभ की आवाज सुनते ही माया ने ऋषभ की तरफ मुड़कर देखा। ऋषभ को अपने सामने देखते ही माया फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऋषभ फौरन माया के बिस्तर पर बैठ गया और बड़े प्यार से उसकी बाहों को संभाल कर उसने धीरे से कहा, माया बी स्ट्रॉन्ग। वहीं माया अपनी गीली आंखें बरसाते हुए कह रही थी, ऋषभ मेरा हाथ अब किसी काम का नहीं रहा। ऋषभ ने उसे कंफर्ट करते हुए कहा, माया सब ठीक हो जाएगा, तुम प्लीज हिम्मत मत हारो। ऋषभ, हिम्मत की बात नहीं है, अब मुझे नहीं लगता मेरा ये हाथ कभी भी काम कर पाएगा। मेरी उंगली की हड्डियां टूट चुकी हैं, मेरी जिंदगी अब बर्बाद हो चुकी है ऋषभ। माया ने रोते हुए कहा और वो पूरी तरह से टूट गई। ऋषभ तब माया की आंखों में ही देख रहा था, जिसमें नाउम्मीदी नजर आ रही थी। अचानक से ऋषभ तब जानवी के बारे में सोचने लगा। कुछ ऐसा तो जानवी के साथ भी हुआ है, तो फिर जानवी तब क्या सोच रही होगी अपने दिल में। ऋषभ ने टेबल पर से टिश्यू उठाया और माया की आंखों को बड़े नजाकत से पोंछते हुए कहा, माया प्लीज रोना बंद करो, बी ऑप्टिमिस्टिक माया। ऋषभ, मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकती, मुझे कोई उम्मीद नहीं है खुद से। और इतना कहकर माया फूट फूट कर रोने लगी। इस वक्त ऋषभ को माया के ऐसे रोने से चिढ़ होने लगी थी और उसने अपने रिस्ट को घुमाकर टाइम देखना चाहा। मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन अब तक 1 घंटे हो चुके हैं
जानवी जरूर मुझ पर गुस्सा हो रही होगी, ऋषभ ने सोचा। और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद ऋषभ ने अपने पॉकेट से एक क्रेडिट कार्ड बाहर निकाला और बेड साइड टेबल के पास रखते हुए माया की आंखों में देखकर कहा, मैं तुम्हारे लिए अभी इतनी रात को कुछ ला नहीं सका, इसीलिए मैं ये कार्ड तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। इसका पासवर्ड 618618 है। वहां अपने वार्ड में जानवी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं बाद में आता हूँ तुम्हारे पास। ऋषभ की बात सुनकर माया ने अचानक से रोना बंद कर दिया और अविश्वास के साथ ऋषभ की आंखों में देखकर उसने अपनी टूटती बिखरती आवाज में कहा, ऋषभ क्या तुम्हें मेरी ये हालत नजर नहीं आ रही? तुम मुझे ऐसी हालत में भी छोड़कर जाना चाहते हो? ऋषभ ने जवाब दिया, मैं कल सुबह आऊंगा तुमसे मिलने। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते ऋषभ, ओके? माया ने अपनी रोती हुई आंखों से कहा और फिर उसके दिल में जो भी आया उसने हक से कह दिया और उसने अपने दूसरे हाथ से ऋषभ के बाहों को थाम लिया था। माया इस वक्त बेहद मजबूर और बेसहारा नजर आ रही थी। ऋषभ कुछ देर तक खामोश रहा और उसने वापस से माया का हाथ बिस्तर पर समेटते हुए धीरे से कहा, माया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारे पास यहाँ तुम्हारे डैड, तुम्हारी मॉम और तुम्हारा भाई भी है, लेकिन वहां जानवी सिर्फ अकेली है। तभी माया ने जिद करते हुए कहा, झूठ मत बोलो ऋषभ, उसके पास भी अपनी माँ है। नहीं माया, तुम मेरी बात नहीं समझ रही। उसकी दादी माँ इन दिनों हॉस्पिटलाइज्ड हैं और जानवी की माँ उनकी देखभाल कर रही है, उनके साथ रहकर। ऋषभ ने माया को समझाते हुए कहा। ऋषभ की इन बातों से माया वाकई में बेहद डिसअपॉइंट हो गई और उसने अपनी आखिरी चाल चलते हुए कहा, ऋषभ तुम मेरे ऋषभ नहीं हो जिसे मैं जानती थी, क्योंकि मेरा ऋषभ ऐसा नहीं था। तुम कोई और हो, क्योंकि मेरा ऋषभ मुझे बेइंतहा मोहब्बत करता था, मुझे प्यार करता था। अगर मेरे ऋषभ को पता चलता कि मुझे बुखार है तो वो सारी रात मेरे बिस्तर के पास रहता था, मेरी फिक्र करता था, मेरी परवाह करता था। तुम मेरे ऋषभ नहीं हो। इतना कहते हुए माया दोबारा से रोने लगी। करण भी माया की बात से चौंक गया और उसने ऋषभ को समझाते हुए कहा, ऋषभ आप जाइए, मैं हूं यहाँ, माया को मैं संभाल लूंगा। करण की बात सुनकर ऋषभ उठकर खड़ा हुआ और उसने पूछा, लेकिन माया के साथ ये सब हुआ कैसे? क्या किसी ने ये जानबूझकर किया? क्या आप लोगों ने उसे पकड़ा? करण ने असहमति में सिर हिलाते हुए कहा, पता नहीं कौन सा सनकी आदमी था जो पार्किंग लॉट में छुपकर पहले से माया का इंतजार कर रहा था। माया जैसे ही अपनी कार पार्क करके पार्किंग लॉट में आगे बढ़ी, उस आदमी ने माया पर धावा बोल दिया और माया का बायां हाथ एक बड़े से हथौड़े से बेरहमी से कुचल दिया। क्योंकि ये साफ तौर पर जानबूझकर किया गया मामला लगता है, चोरी का नहीं, क्योंकि माया का बैग बिल्कुल सही सलामत था, ना उसमें से पैसे लिए गए और ना उसका सेल फोन। करण की ये बात सुनकर ऋषभ सोचने लगा और उसने कहा, मैं इस मामले में तुम्हारी मदद के लिए किसी को तुम्हारे पास जरूर भेजूंगा। नहीं ऋषभ, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया है, थैंक यू। ओके। इतना कहकर ऋषभ माया के वार्ड से निकलकर बाहर चला गया। ऋषभ के जाते ही माया ने अपने बिस्तर पर मौजूद तकिया उठाकर फर्श पर पटक दिया और जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगी और सुबकते हुए कहने लगी, मेरी मोहब्बत, मेरा ऋषभ जिसे मैं पिछले 10 सालों से जानती थी, जिसके साथ में एक सीरियस रिलेशनशिप में थी, उसी रिलेशनशिप पर 3 साल पहले की शादी भारी पड़ गई। उस कल की आई लड़की ने मुझसे मेरी मोहब्बत को छीन लिया। मैं उससे नफरत करती हूँ, बेइंतहा नफरत करती हूँ उस लड़की से। करण ने तकिया फर्श से उठाते हुए माया को समझाते हुए कहा, तुम जिस 10 साल के बारे में बात कर रही हो माया, उस ऋषभ में और आज के ऋषभ में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। लेकिन फिर भी तुम अपने 10 साल के लॉन्ग रिलेशन के कंपैरिजन 3 साल के रिश्ते से नहीं कर सकती। माया रोते रोते अचानक से चुप हो गई और अपने गुस्से को आउट ऑफ कंट्रोल महसूस करते हुए उसने कहा, तो तुम भी उस लड़की का सपोर्ट कर रहे हो? तुम मेरे भाई हो या उसके?
यहाँ पर किसी की साइड नहीं हूं मैं, बस फैक्ट बता रहा हूँ, करण ने शांति से कहा। वहीं करण की बातों ने माया का दिल और ज्यादा दुखा दिया था और वो जोर जोर से रो रही थी। वहीं मिस्टर महाजन जो पास ही खड़े थे, उन्होंने धीरे से कहा, करण कुछ देर के लिए अपनी बकवास बंद करोगे प्लीज, क्योंकि तुम्हारी बहन दर्द से चिल्ला रही है और तुम उसे ज्ञान बांट रहे हो। वहीं अब तक ऋषभ जानवी के वार्ड के बाहर आ चुका था और जब उसने वार्ड का दरवाजा धकेलने की कोशिश की तो दरवाजा पुश नहीं हुआ। अरे, ये दरवाजा तो अंदर से बंद है। ऋषभ ने एक बार और दरवाजा पुश करते हुए सोचा। ऋषभ ने दरवाजा नॉक करने की कोशिश की, लेकिन जानवी ने न दरवाजा खोला और न ऋषभ के फोन कॉल का ही उसने कोई जवाब दिया। तभी अपने बॉडीगार्ड को आवाज लगाते हुए ऋषभ ने कहा, इस दरवाजे को किसी और तरीके से खोलने की कोशिश करो। और कुछ ही मिनटों के अंदर दरवाजा खुल गया था और ऋषभ धीरे धीरे वार्ड के अंदर दाखिल हो रहा था। जैसे ही जानवी ने ऋषभ को देखा, जानवी ने गुस्से से मुंह फुला लिया और वो दूसरी ओर देखने लगी। ऋषभ ने जल्दी से अपना कोट उतारा और दोबारा से जानवी को अपनी बाहों में संभाल लिया और उससे कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन जानवी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। जानवी प्लीज मेरी बात तो सुनो, जरा इधर देखो, ऋषभ ने जानवी को समझाया। तभी जानवी ने ऋषभ की ओर बिना मुड़े अपनी भारी आवाज में कहा, तुम कल किसी को कहकर डाइवोर्स एग्रीमेंट मेरे पास भेज देना। जानवी की ये बात सुनकर ऋषभ के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई और वो बिना कुछ कहे जानवी को अपनी बाहों में थामे हुए था। जब दोनों के बीच काफी देर तक कोई बात नहीं हुई तो जानवी भी सोचने लगी, ये कुछ कह क्यों नहीं रहा मुझे। तभी ऋषभ ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा, अब सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। अगली सुबह दोनों ने एक साथ ही ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करने के बाद ऋषभ ने जानवी की आंखों में देखकर उसके बालों को सहलाते हुए कहा, अभी सुबह मेरी एक मीटिंग है, इसलिए मैं अभी के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं दोपहर में आऊंगा, हम साथ में लंच करेंगे। इस वक्त भी जानवी जानबूझकर ऋषभ को अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। उसने धीरे से जवाब दिया, ऋषभ याद रहे उस डाइवोर्स एग्रीमेंट की बात। ये सुनते ही ऋषभ का चेहरा पूरी तरह से उतर गया और उसने कहा, तुम्हें याद है ना, दादी माँ की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं है और तुम्हारा हाथ भी इंजर्ड हो गया, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। और फिर इतना कहकर ऋषभ ने अपने कपड़े बदले और वार्ड से बाहर चला गया। काफी देर के बाद जब कुछ घंटे बीत गए तब ऋषभ के बॉडीगार्ड ने दरवाजे पर नॉक करते हुए जानवी से कहा, मैडम, मिस माया की मॉम आपसे मिलना चाहती हैं। हाँ, उन्हें अंदर आने को कहो, जानवी ने कहा। अगले ही पल मोहिनी महाजन दरवाजा पुश करते हुए अंदर दाखिल हुई। उनकी नजरें इस वक्त सूजी हुई नजर आ रही थी और उन्होंने गुस्से में जानवी की ओर देखकर दांत पीसते हुए कहा, तो ये तुमने किया है ना? मैंने क्या किया? जानवी ने चौंकते हुए पूछा। मैं जानती हूँ, तुमने ही किसी को हायर करके माया पर हमला करने के लिए कहा, मोहिनी ने चिल्लाते हुए कहा। जानवी ने खुद को संभालते हुए धीरे से जवाब दिया, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है आंटी, मैंने कुछ भी नहीं किया। मोहिनी ने जानवी का गिरेबान पकड़ते हुए उस पर गुस्सा करते हुए कहा, नागिन और इंसान में मोहिनी को अच्छे से फर्क करना आता है। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारा ही हाथ है और मैं तुम्हारी इन झूठी बातों में आने वाली नहीं हूँ। और याद रखना, मोहिनी महाजन अगर किसी के पीछे पड़ जाती है ना, तो फिर उसकी किस्मत में सारे ग्रह की उल्टी दिशा चालू हो जाती है। वहीं इतना शोर शराबा सुनकर सौम्या आंटी जल्दी से भागते हुए आई और उसने मोहिनी को जानवी से अलग किया। प्लीज बिहेव योरसेल्फ, सौम्या आंटी ने मोहिनी को जानवी से अलग करते हुए कहा। वहीं मोहिनी गंदी गंदी गालियां जानवी को देती जा रही थी। दो कौड़ी की लड़की, महाजन से दुश्मनी मोल लेकर तूने अच्छा नहीं किया है, इसका खामियाजा तुम्हें एक ना एक दिन भुगतना ही होगा। वहीं जानवी ने सौम्या आंटी की ओर देखकर कहा, सिस्टर जल्दी से इन्हें बाहर निकालिए। सौम्या आंटी ने जल्दी से मोहिनी को जाने के लिए कहा, प्लीज आप बाहर निकलिए, नहीं तो हमें कुछ और इंतजाम करने होंगे।
वहीं वार्ड से जाते हुए भी मोहिनी ने धड़ाम से दरवाजा बंद किया और आंखें दिखाते हुए जानवी को कहा, मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी लड़की। अभी मोहिनी इतना कह ही रही थी कि तभी टेबल पर मौजूद एक कप उठाकर जानवी ने मोहिनी के चेहरे पर दे मारा, जिससे मोहिनी दर्द से चीखने लगी। और वहीं जानवी ने चिल्लाते हुए कहा, गेट आउट। तो क्या वाकई में माया के साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें जानवी का हाथ था? क्या ऋषभ वाकई में जानवी से प्यार करने लगा था? और क्या मोहिनी माया के साथ जो कुछ भी हुआ था उसका बदला जानवी से लेने वाली थी? क्या हुआ इस कहानी में जानने के लिए सुनिए आने वाले एपिसोड। मोहिनी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसे आज जानवी का ये अवतार देखने को मिलेगा यहाँ, क्योंकि उसने हमेशा से यही समझा था कि जानवी एक मासूम सी कली है जिसे दो बात सुना दोगे तो वो चुपचाप सुन लेगी और बदले में कुछ कहेगी भी नहीं। वहीं जानवी तब जोर जोर से चिल्ला रही थी और उसने जाने अनजाने में अपनी उंगलियों को फिर से इंजर्ट कर लिया था। अब तक मोहिनी का शोर शराबा सुनकर ऋषभ के बॉडीगार्ड भी भागते हुए वहां पहुंच गए थे। उन्होंने जैसे तैसे करके मोहिनी को वार्ड से बाहर निकाला। आपकी हिम्मत कैसे हुई मैडम के साथ उलझने की? जल्दी निकलिए यहाँ से। इस वक्त वाकई में मोहिनी महाजन का चेहरा देखने लायक था। वहीं मोहिनी के लिए मुश्किल तब खड़ी हुई जब उसका सामना जानवी के वार्ड के अंदर दाखिल हो रहे ऋषभ पर पड़ी। उस वक्त ऋषभ अपने असिस्टेंट राज के साथ ही वहां आ पहुंचा था। ऋषभ ने जैसे ही मोहिनी के चेहरे की तरफ देखा, वो चौंक गया क्योंकि मोहिनी की नाक से तब खून बह रहा था। एक पल के लिए ऋषभ चौंक गया और उसने जानवी की ओर देखा। जानवी, आर यू ओके ना? जानवी ने ऋषभ के सवाल पर सहमति में अपना सिर हिलाया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोहिनी ने ऋषभ से कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। क्या तुम्हारी नजर में अब भी ये लड़की तुम्हारी वाइफ कहलाने के लायक है? इसके चेहरे पर बिल्कुल ही मत जाना। ये जितनी मासूम दिखती है उतनी ही जहरीली नागिन है, नागिन। इसने तो अभी अभी मुझे कप फेंक कर मार ही डाला था बस। लेकिन वहीं मोहिनी को चौंकाते हुए ऋषभ ने कहा, जितना मैं जानवी को जानता हूँ वो बहुत पेशेंस के साथ काम करने वाली है। आपने जरूर उसे उकसाया होगा। जानवी की ओर देखकर ऋषभ ने उससे पूछा, Why are you so angry? क्या इनकी कोई बात तुम्हें बुरी लगी? जानवी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऋषभ अचानक से उसकी साइड लेगा। आफ्टर ऑल मोहिनी ऋषभ की स्वीट हार्ट माया की मॉम जो थी। जानवी ने ऋषभ की ओर देखा और इससे पहले जानवी कुछ कह पाती, सामने से सौम्या आंटी ने जवाब दिया, सर इसमें जानवी मैडम की कोई गलती नहीं है। वो तो चुपचाप से किताब पढ़ रही थी और ये मैडम अचानक से आई और जानवी मैडम को काफी बुरा भला कहने लगी। और बात इतने तक ही खत्म नहीं हुई, इन्होंने काफी कुछ ऐसा भी कहा जो इन्हें नहीं कहना चाहिए था। आखिर में जब इन्होंने लिमिट क्रॉस की तब जानवी मैडम ने ये कप इन पर दे मारा। सौम्या आंटी की ये बात सुनकर ऋषभ अपनी ठंडी नजरों से मोहिनी की ओर घूर कर देखते हुए बोला, जानवी से अभी के अभी माफी मांगिए आप। ऋषभ की ये बात सुनकर मोहिनी के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। मोहिनी ने अपनी सफाई में कहा, ऋषभ चोट तो मुझे लगी है, माफी तो जानवी को मांगनी चाहिए, मुझे नहीं। और तो और इसने मुझ पर जानलेवा हमला किया और मुझे पता है माया पर भी इसी ने ही किसी को हायर करके अटैक करवाया है। मोहिनी की इन बातों पर ऋषभ ने जवाब दिया, मैं मानता हूँ कि आप अपनी बेटी को लेकर काफी ज्यादा इमोशनल हैं और माया का हाथ काफी ज्यादा इंजर्ड भी है, लेकिन आप किसी पर भी ऐसे ही बेबुनियाद इल्जाम तो नहीं लगा सकती। और आपने भी जानवी को काफी कुछ कहा,
जिसकी वजह से जानवी को गुस्सा आया है, इसीलिए आपको अभी जानवी से माफी मांगनी चाहिए। ऋषभ की आवाज काफी ज्यादा तेज हो गई थी। मोहिनी को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऋषभ इस वक्त जानवी की साइड ले रहा था। मोहिनी किसी भी सूरत में झुकने वाली नहीं थी। उसने अपना आखिरी दांव चलते हुए कहा, मल्होत्रा परिवार और महाजन परिवार के बीच तुम तो जानते ही हो कि कितना अच्छा बिजनेस रिलेशनशिप चला आ रहा है कई सालों से, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम ये नहीं चाहोगे कि इस रिश्ते में कोई दरार आए। बाकी तुम समझदार हो, हाँ बताओ किसे माफी मांगनी चाहिए और किसे नहीं। दरअसल में मोहिनी महाजन एक तरह से ऋषभ को धमकी दे रही थी। तभी अचानक से ऋषभ के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नजर आने लगी और उसने अपनी जेब से फोन निकालकर एक नंबर डायल किया और फोन को स्पीकर पर रखकर कहा, करण, तुम्हारी स्टेप मदर यहाँ जानवी के वार्ड में आकर शोर शराबा कर रही है और हमें परेशान कर रही है। प्लीज जल्दी किसी को भेजो ताकि वो यहाँ से इन्हें अपने साथ ले जाए। वही फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं अभी एक डॉक्टर से बात कर रहा हूँ और बात होते ही मैं आकर मॉम को खुद ले जाता हूँ। ये बात खत्म होते ही मोहिनी ने अपने नाक से बहते खून को अपने रुमाल से पोंछा और गुस्से में ऋषभ से कहा, तुम इस वक्त सबसे बड़ी गलती कर रहे हो ऋषभ। इस लड़की का सपोर्ट करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। मोहिनी की बातों को ऋषभ ने पूरी तरह से इग्नोर किया और आगे बढ़ते हुए जानवी के बेड साइड पर बैठ गया और जानवी के कपड़ों को ठीक करते हुए बहुत प्यार से उसने पूछा, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई जानवी? जानवी ने नाम ही अपना सिर हिलाया और तब ऋषभ ने उसके हाथों को छूकर पूछा, कहीं यहाँ दर्द तो नहीं हो रहा है ना तुम्हें? आई एम ऑल राइट ऋषभ, जानवी ने ऋषभ की आंखों में देखकर कहा। वहीं ऋषभ ने जानवी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या तुम अब भी नाराज हो? जानवी ने कहा, हाँ, जानती हो तुमने आज बिल्कुल अच्छा किया। जो भी तुम्हें परेशान करे तुम जरूर उसके साथ फाइट बैक करना। ऋषभ ने जानवी की आंखों में देखते हुए उसे कॉन्फिडेंटली जवाब दिया। जानवी ऋषभ की इन बातों को सुनकर उसकी आंखों में झांक कर देख रही थी और सोच रही थी, तुमने भी तो मुझे काफी परेशान किया है ऋषभ, तो क्या मैं तुमसे भी फाइट बैक करूं? लेकिन जानवी चाहकर भी ये सवाल ऋषभ से नहीं पूछ सकती थी। वहीं इन दोनों के इतने क्लोज रिलेशन को देखकर मोहिनी के सीने पर सांप लौटने लगा था। मोहिनी को ये सब बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हुआ और वो गुस्से में फौरन जानवी के वार्ड से निकलकर बाहर चली गई। अभी इससे पहले कि मोहिनी वहां से दूर जा पाती कि तब तक करण जल्दी से भागते हुए आया और उसने मोहिनी के बिहाफ पर ऋषभ से कहा, सॉरी मिस्टर ऋषभ, अपनी मॉम की वजह से मैं काफी शर्मिंदा हूँ। आजकल मॉम काफी ज्यादा परेशान है, इमोशनली भी और मेंटली भी। मिसेस मल्होत्रा, मैं आपसे मेरी मॉम की तरफ से माफी मांगता हूँ। अभी इससे पहले कि करण आगे कुछ कह पाता तब तक उसकी नजर अपनी मॉम के चेहरे पर गई और वो चौंक गया क्योंकि मोहिनी के नाक से अब भी खून बह रहा था। इससे पहले कि करण आगे कुछ कहता मोहिनी ने गुस्से में कहा, बेटा तुमने सॉरी कहकर और बड़ी गलती कर दी, क्योंकि गलती हमारी थी ही नहीं और मोहिनी महाजन का एक उसूल है, मोहिनी कभी बिना गलती के माफी नहीं मांगती। और यहाँ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरा मूड इस वक्त बहुत खराब है। इससे पहले कि मेरा गुस्सा और बढ़े, चलो यहाँ से, वरना मैं ऐसा कुछ कर दूंगी जिसकी वजह से सबको पछताना होगा। अपनी मॉम को इतने गुस्से में देखकर करण चौंक गया और उसने अपनी मॉम को शांत कराते हुए कहा, मॉम प्लीज शांत हो जाइए, मैं अभी आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, आपका खून काफी बह रहा है। और इतना कहकर करण ने अपने साथ आए आदमी की ओर इशारा किया और वो दोनों मोहिनी को एक साथ लेकर जाने लगे। लेकिन करण ने जाते हुए मिस्टर जानवी की ओर देखकर कहा, मैं दोबारा से अपनी मॉम के बिहाफ पर आपसे माफी मांगता हूँ मिसेस मल्होत्रा, और सॉरी के तौर पर मैं आपको डिनर पर इनवाइट करता हूँ। आप जब ठीक हो जाएंगी आप मिस्टर ऋषभ के साथ मेरी मेहमान नवाजी के लिए तैयार रहना। जानवी ने हल्की मुस्कान के साथ करण की ओर देखा और कहा, यू आर वेलकम। वहीं ऋषभ ने करण की ओर देखकर पूछा, करण क्या उस शख्स के बारे में कुछ पता चला जिसने माया को चोट पहुंचाई थी? ऋषभ के इस सवाल को सुनकर करण का चेहरा पूरी तरह से उतर गया और उसने अपना चेहरा झुकाकर जवाब दिया, पता नहीं,
जिसने भी माया के साथ वो सब किया है वो काफी पावरफुल पर्सनालिटी वाला लगता है, क्योंकि वो किसी सर्विलांस कैमरा में भी नजर नहीं आ रहा और ना ही उसके फिंगरप्रिंट का कुछ पता चला। और पार्किंग लॉट में कई सारे फुटप्रिंट होने की वजह से पुलिस चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रही है। बस उन्हें सर्विलांस कैमरा में एक धुंधली सी तस्वीर मिली है जब वो हादसा माया के साथ हुआ था। करण की इन बातों को सुनकर ऋषभ की भौएं तन गई और उसने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम वो तस्वीर अपने साथ लेकर आए हो? अगर हाँ तो वो तस्वीर मुझे दिखाओ। अगले ही पल करण ने अपने पॉकेट से एक एनवलप निकाला और उसमें से एक 7 इंच लंबा फोटो बाहर नजर आने लगा। और अगले ही पल ऋषभ उस तस्वीर को बहुत बारीकी से देखने लगा। वाकई में ये तस्वीर काफी धुंधली दिखाई दे रही है। इससे तो कुछ खास पता नहीं लग सकता। ऋषभ ने उस तस्वीर की ओर देखते हुए कहा। उस तस्वीर में एक आदमी ब्लैक जैकेट पहने हुए नजर आ रहा था, जिसके सिर पर एक हैट भी दिखाई दे रही थी। आदमी ने अपने हाथों में ब्लैक कलर के ग्लव्स पहन रखे थे और हाथों में एक बड़ा सा हथौड़ा पकड़ा हुआ था। लेकिन एक बात तो तय थी कि यह आदमी कोई मामूली आदमी नहीं था, क्योंकि धुंधली तस्वीर में भी उसका ऑरा काफी दमदार और पर्सनालिटी वाला नजर आ रहा था, जो किसी भी एंगल से एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो सकता था। ऋषभ ने कुछ देर उस तस्वीर को और बारीकी से देखते हुए कुछ सोचकर करण को जवाब दिया, ये तस्वीर मेरे पास ही रहने दो, मैं कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करता हूँ इसके बारे में पता लगाने के लिए। और फिर हाँ में अपना सिर हिलाते हुए करण वहां से बाहर निकल गया और अगले ही पल सौम्या आंटी को भी ऋषभ ने वार्ड से बाहर जाने को कहा। अब वार्ड में बस ऋषभ और जानवी ही रह गए थे और उनके बीच में खामोशी छाई हुई थी। तभी उन दोनों के बीच की खामोशी को तोड़ते हुए ऋषभ ने कहा, जानवी, क्या तुम्हें वो गंजे सिर वाला आदमी याद है जिसने तुम्हें पेंटिंग रेस्टोरेशन को लेकर किडनैप किया था? जानवी ने सहमति में अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ। एक बात जानती हो जानवी? जानवी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए ऋषभ ने आगे कहा, तुम्हारे साथ उस इंडियन रेस्टोरेंट में जो हादसा हुआ था उसमें कोई और नहीं बल्कि इस कर्णेश नाम के गुंडे की बहन शामिल थी। जब कर्णेश जेल गया तो वो तुमसे बदला लेने के लिए एक सही मौके का इंतजार कर रही थी। एक और बात, मैंने तुम्हारी तरफ से उसे भी सबक सिखा दिया है। ऋषभ की बात सुनकर जानवी का दिल जोर से कांप उठा। उसने ऋषभ की आंखों में देखकर जैसे एक सवाल किया, आखिर ये बदला लेकर तुम क्या हासिल करना चाहते हो ऋषभ? लेकिन उसने सीधे सीधे ये सवाल किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि माया के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उन्हीं लोगों में से किसी का हाथ हो? लेकिन ऋषभ ने जानवी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, इसमें माया का कोई लेना देना नहीं। वो लोग सिर्फ तुमसे बदला लेना चाहते थे, माया से नहीं। ऋषभ की इन बातों को सुनकर जानवी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो ऋषभ की ओर देखकर अपने थरथराते होठों से पूछ रही थी, ऋषभ, एक बात बताओ, कहीं तुम मुझ पर तो शक नहीं कर रहे हो माया की इस हालत पर? कहीं तुम मिसेस महाजन की बातों में तो नहीं आ गए? जानवी की इन बातों को सुनकर ऋषभ का चेहरा पूरी तरह से उतर गया और उसने जानवी की आंखों में घूर कर देखा और उसका कंधा पकड़कर उसे संभालते हुए कहा, तुम खामखा गुस्सा हो रही हो जानवी, मुझे पूरा यकीन है इसमें तुम्हारा हाथ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने सीक्रेटली तुम्हारी तरफ से बदला लेने की कोशिश की है, लेकिन उसका निशाना गलती से माया पर चला गया। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें माया की भी कोई गलती नहीं है, वो पूरी तरह से इनोसेंट है। ऋषभ की इन बातों को सुनकर जानवी चौंक गई और उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए पूछा, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है ऋषभ? कौन मेरी तरफ से बदला लेने की कोशिश कर रहा है? वहीं अगले ही पल ऋषभ ने जानवी की तरफ करण की दी हुई उस धुंधली तस्वीर को बढ़ाते हुए कहा, तस्वीर में मौजूद ये आदमी। और अगले ही पल जानवी ने चौंकते हुए उस तस्वीर को देखा और उसकी आंखों में हैरत नजर आने लगी थी, क्योंकि तस्वीर में उस आदमी का चेहरा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। आखिर कौन था इस धुंधली तस्वीर के पीछे छिपा चेहरा? क्या वाकई में ऋषभ का गैस बिल्कुल सही था और किसी ने जानवी का बदला लेने के लिए ही माया पर अटैक किया था? क्या मोहिनी आने वाले वक्त में जानवी से अपनी बेइज्जती का बदला लेने वाली थी? क्या होगा इस कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड।
ऋषभ मन ही मन ये सोच रहा था, फोटो में नजर आने वाला ये शख्स कहीं राहुल तो नहीं है जो जाह्नवी का बदला माया से ले रहा है। और शायद इसीलिए जाह्नवी भी फोटो में उस शख्स को जानकर भी अनजान बन रही है, क्योंकि वो उसे बचाना चाहती है। ये देखकर ऋषभ को अंदर ही अंदर बुरा भी लग रहा था और साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उसने जाह्नवी से कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ। बेरुखी से ये बोलते हुए वो उठा और दरवाजे को जोर से बंद करते हुए बाहर चला गया। लेकिन जाह्नवी ने ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान तो फोटो के उस शख्स पर अटका हुआ था, जिसे देखकर उसे वो 13 साल पुरानी रात याद आ रही थी। वही भयानक रात जो तेज आंधी, चारों ओर भयावह आग, बेतहाशा चीखों और बेशुमार दर्द से भरी थी। ये वही काली रात थी जिसे अक्सर जाह्नवी अपने सपनों में देखा करती थी और नींद में ही जोर जोर से बड़बड़ाने लगती थी। खुद से भी इसका जिक्र करने से उसे डर लगता था। उसके दिल में कई अशांत लहरें उठने लगती और खुद को भी संभालना उसके लिए तब मुश्किल हो जाता था। अचानक से उसकी आंखों के कोने से आंसू की एक बूंद हाथ में पकड़े हुए उस धुंधली तस्वीर पर जैसे ही टपकी, जाह्नवी उस ख्याल से बाहर निकली। अचानक उसकी सांसें तेज चलने लगी। वो इतना घबरा गई थी कि उसे खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था, पर जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और अपनी नम आंखों को हाथ के पिछले हिस्से से पोंछते हुए फोटो की ओर देखा। और उसने सोचा, आखिर वो कौन है जो छुपकर उसकी मदद कर रहा है। उसने अपनी हाथ की चोट के बारे में अपनी माँ को नहीं बताया था, इस डर से कि वो परेशान हो जाएंगी, और सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो इसके बारे में जानते थे। ऋषभ तो माया से प्यार करता है, तो वो माया को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। कहीं ये मोहित जी तो नहीं? जाह्नवी ने तुरंत अपना फोन उठाया और मोहित को फोन किया और पूछा, हेलो मोहित जी, क्या आप माया को जानते हैं? मोहित थोड़ा रुका और फिर उसने जाह्नवी से कहा, शायद मैंने ये नाम कहीं सुना है। वैसे क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? कल रात किसी ने हथौड़े से माया का हाथ तोड़ दिया। जाह्नवी ने मोहित से कहा, क्या मैं आपकी उनके लिए किसी बेस्ट डॉक्टर को ढूंढने में मदद करूं? मोहित ने जाह्नवी से पूछा। नहीं थैंक यू। जाह्नवी ने ये कहकर फोन रख दिया और खुद से कहा, इसका मतलब ये तस्वीर वाला शख्स मोहित जी भी नहीं है। जाह्नवी ने दोबारा फोटो उठाई और उसे ध्यान से देखा। जब से उसने ऋषभ से शादी की थी, उसने ऋषभ को ही अपनी दुनिया मान लिया था और हकीकत में उसके बहुत सारे दोस्त थे भी नहीं, खासकर मेल फ्रेंड्स। फोटो को देख देख कर उसका सिर चकरा रहा था, लेकिन लाख सोचने के बाद भी वो पहचान नहीं पाई कि फोटो में ये धुंधली तस्वीर वाला शख्स आखिर कौन था। एक तरफ जहां जाह्नवी उलझी हुई थी, वहीं ऋषभ के दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा था। उसने हॉस्पिटल के बाहर बैठे बैठे सोच में डूबे हुए कप सिगरेट का आधा पैकेट पी लिया, उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद ऋषभ जाह्नवी के पास वापस आया। उसने दरवाजे को धक्का देकर खोला और उसकी नजर सीधे जाह्नवी पर पड़ी। जाह्नवी के हाथों में उस फोटो को लिए हुए देखकर उसकी भौहें तन गई और वो कुछ परेशान सा हो गया। वो जाह्नवी के पास रुका, उसके बेड के किनारे तक गया और बैठ गया। ऋषभ कुछ देर तक जाह्नवी की आंखों में गहराई से देखता रहा और देखते ही देखते वो उसकी आंखों में इस तरह डूब गया कि वो सब कुछ भूल गया और उसने जाह्नवी को कसकर अपने गले से लगा लिया। ऋषभ ने काफी देर तक जाह्नवी को अपनी बाहों में गले से लगाए रखा। तभी अचानक से जाह्नवी को सिगरेट की तेज गंध महसूस हुई और उसने धीरे से ऋषभ से पूछा, क्या तुमने सिगरेट पी है? ऋषभ ने धीमी आवाज में जाह्नवी से कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि सिगरेट मत पिया करो, इतनी सिगरेट पीना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जाह्नवी ने प्यार भरे गुस्से से ऋषभ से कहा, ठीक है अब से नहीं करूंगा। ये कहकर ऋषभ कुछ पल के लिए रुका, फिर जाह्नवी से कहा, सॉरी मैंने तुम्हें अभी हर्ट किया। ऋषभ, वो मुझे तुमसे। जाह्नवी ऋषभ से ये कहते कहते अचानक से रुक गई। हाँ जाह्नवी बोलो, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? ऋषभ ने क्यूरियस होकर जाह्नवी से पूछा। जाह्नवी ऋषभ से कुछ कहना चाहती थी,
लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कह सकी और उसने बात को घुमाते हुए ऋषभ से कहा, वो ऋषभ, मैं बस तुमसे ये कह रही थी कि मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, क्या हम खाना खा सकते हैं? ऋषभ ये सुनकर थोड़ा चौंक गया। उसे लगा था कि शायद आज जानवी उसे वो सच्चाई बता ही देगी जिसे वो इतने समय से जानने की कोशिश कर रहा था। पर अगले ही पल उसकी एक्साइटमेंट मायूसी में बदल गई और उसने दबी हुई आवाज में अपने बॉडीगार्ड को बुलाया और कहा, हमारे लिए बाहर से जाकर खाना पैक करा के ले आओ। कुछ देर बाद खाने के बाद ऋषभ अपने ऑफिस चला गया। शाम को ऋषभ की बहन काव्या फूलों का एक बड़ा सा बुके लेकर जानवी से मिलने के लिए आई। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर आई, उसने जानवी के पास बैठते ही उससे शिकायत करना शुरू कर दिया, भाभी, आप यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हैं और किसी ने भी मुझे ये बताना जरूरी भी नहीं समझा कि आपके हाथ की उंगलियां इंजर्ड हो गई हैं। खुद आपने भी नहीं भाभी। अगर करण के मुंह से गलती से ये बात नहीं निकली होती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जानवी ने मुस्कुराते हुए काव्या से कहा, सॉरी काव्या, अपनी भाभी को माफ कर दो प्लीज। मैंने तुम्हें बस इसलिए नहीं बताया कि मुझे लगा कहीं इससे तुम्हारी पढ़ाई अफेक्ट ना हो। भाभी, जल्दी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है और आपको ऐसा क्यों लगा कि आपके कारण मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाभी, प्लीज इतना मत सोचा करिए आप। पर हाँ, कहीं मैं तो आपको परेशान नहीं कर रही हूँ ना? काव्या ने जानवी से कहा। जानवी ने धीमी आवाज में काव्या से कहा, नहीं नहीं काव्या, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी काव्या ने जानवी के लाल और सूजे हुए हाथ को देखा और गुस्से से कहा, वो कौन था भाभी जिसने आपके हाथ की ऐसी हालत कर दी? जिसने भी ये किया है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसे ऐसा मजा चखाऊंगी कि वो दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। आप बस मुझे उसका नाम बताइए भाभी। कुछ दिन पहले एक गंजे आदमी ने मुझे किसी बहुत पुरानी तस्वीर को रिन्यू करवाने के लिए किडनैप कर लिया था, जिसके लिए उसे जेल में डाल दिया गया। उसकी बहन मुझसे बदला लेने के लिए आई थी और उसी ने मेरे हाथ का यह हाल कर दिया। जानवी ने काव्या को शॉर्ट में सारी बात बताते हुए कहा। ये सुनने के बाद काव्या को बहुत गुस्सा आया। दोनों बातें कर रही थी और देखते ही देखते कुछ देर में अंधेरा हो गया। काव्या ने अपनी घड़ी देखने के लिए अपनी कलाई उठाई और टाइम देखते हुए कहा, रात होने को है और ये ऋषभ भाई अभी तक नहीं आए। उसने अपना मोबाइल फोन उठाया और ऋषभ को फोन किया, भाई, मैं जानवी भाभी को देखने के लिए हॉस्पिटल आई हूँ। क्या आप लौटते समय रास्ते से मेरे लिए कोल्ड कॉफी लेकर आ सकते हैं? और भाभी के लिए ये तो आपको पता ही होगा कि उन्हें क्या पीना पसंद है ना? फोन से ऋषभ ने धीमी आवाज में काव्या से कहा, मैं भी हॉस्पिटल में हूँ काव्या, मैं बॉडीगार्ड्स को फोन करके बोल देता हूँ, वो खरीद कर ला देगा। मैं माया को देखने के लिए हॉस्पिटल आया हूँ, मुझे लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। काव्या चुप नहीं रह सकी और थोड़ा गुस्से में ऋषभ से बोली, भाई, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। यहाँ मेरी भाभी को चोट लगी है, उन्हें आपकी जरूरत है और आप उस माया के साथ हैं। आप नहीं जानते कि कोई भी पत्नी ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ वक्त बिताए। ऋषभ एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने काव्या से कहा, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, तुम तब तक जानवी का ध्यान रखना। ये कहकर ऋषभ ने फोन रख दिया। काव्या गुस्से में जानवी के पास गई और बेड पर बैठ गई। उसने झिझकते हुए जानवी को देखा और कहा, भाभी, क्या भाई दोबारा से माया के करीब जा रहे हैं? जानवी ने काव्या से अपनी नजरें चुराते हुए कहा, नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं है काव्या। काव्या ने आह भरी और जानवी से कहा, भाभी, आप बहुत सीधी हैं, आप माया की चालाकियां नहीं समझ सकती। जब वो छोटी थी मैं तब से उसे जानती हूँ। वो बचपन से ही बहुत जिद्दी और चालाक थी, यहाँ तक कि मैं उसके साथ खेलना भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसे हारना पसंद नहीं था और इसीलिए वो जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती थी। जानवी चुपचाप होकर काव्या की बातें सुन रही थी। जानवी ने थोड़ा चौंकते हुए काव्या से कहा, क्या सचमुच माया ऐसी है? हाँ, वो बचपन से ही भाई के पीछे पीछे लगी रहती थी। हमारे दोनों परिवारों के बीच बिजनेस रिलेशन काफी अच्छे थे। हम अक्सर नए साल और छुट्टियों के दौरान डिनर पर आउटिंग के लिए एक साथ जाया करते थे। माया ऋषभ भाई के सीधेपन का हमेशा से फायदा उठाती आई है भाभी। अपनी खूबसूरती और झूठे प्यार की आड़ में उसने भाई से ना जाने क्या क्या करवाया है। तभी भाई को उसका असली चेहरा नजर नहीं आ रहा।
काव्या ने थोड़ा गुस्से में जाह्नवी को माया के बारे में बताते हुए कहा। जाह्नवी को काव्या की बातें सुनकर दिल में अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसका दिल दर्द से धड़क रहा था, लेकिन वो अपने दर्द को चेहरे पर दिखा नहीं रही थी। माया के भाई करण से मेरी अच्छी फ्रेंडशिप है भाभी, पर माया से हम दोनों की फ्रेंडशिप भी बर्दाश्त नहीं होती थी, इसीलिए वो पागलों की तरह हमारी दोस्ती तोड़ने के लिए कई चालें चलती रहती थी, काव्या ने जाह्नवी से कहा। जाह्नवी के मन में अभी भी करण के लिए अच्छी धारणा थी, इसीलिए उसने काव्या से कहा, ऐसा लगता नहीं कि माया और करण भाई बहन है, दोनों का नेचर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। भाभी, करण और माया रियल में भाई बहन नहीं है, बल्कि सौतेले भाई बहन है। माया की माँ करण की सौतेली माँ है, काव्या ने जाह्नवी से कहा। जाह्नवी ये सुनकर थोड़ा चौंक गई और उसने काव्या से कहा, तभी करण का बिहेवियर माया से बहुत अलग है और बहुत अच्छा है। काव्या अचानक उदास हो गई और उसने आ भरते हुए जाह्नवी से कहा, करण ने बचपन से ही बहुत दुख देखे हैं भाभी। मिस्टर महाजन ने शादीशुदा होने के बावजूद करण की माँ से सच्चाई छिपा कर रखी और उनसे नाजायज रिश्ता रखा। करण जब छोटा था तो उसकी माँ ने दूसरी बच्ची को जन्म दिया। उसे पैदा होने के बाद से ही सांस में दिक्कत आने लगी। कई डॉक्टर्स को दिखाया पर कुछ हासिल ना हुआ और जन्म लेने के कुछ महीनों के भीतर ही वो बच्ची चल बसी। इससे करण की माँ को बहुत गहरा सदमा लगा और वो पागल सी हो गई। इसीलिए भाभी, करण इतना इमोशनल और सेंसिटिव है। उसने अपनी लाइफ में इतने दुख देखे हैं कि वो किसी और को दुखी नहीं देख पाता। जाह्नवी ये सब सुनकर बहुत दुखी हुई। उसके पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे। इतने में ही सामने से ऋषभ अपने हाथ में कोल्ड कॉफी और दूसरे हाथ में स्पेशल मसाला चाय लेकर जाह्नवी के वार्ड रूम के अंदर आया। उसने काव्या को कोल्ड कॉफी पकड़ाई और जाह्नवी को मसाला चाय देते हुए कहा, तुम्हें ये पसंद है ना? मैं इसे वहीं से लेकर आया हूँ जहाँ की चाय पीना तुम्हें बहुत पसंद है। ऋषभ जैसे ही जाह्नवी को चाय देने के लिए उसके करीब आया, जाह्नवी को एक जानी पहचानी सी महक महसूस हुई और वो मन ही मन सोचने लगी, ये तो वही परफ्यूम है जो माया अक्सर लगाती है। तभी उसकी नजरें अचानक से ऋषभ की शर्ट की नेक लाइन पर पड़ी, जिस पर रेड कलर का लिपस्टिक जैसा धब्बा था। लास्ट टाइम जब उसने माया को देखा था तब उसने इसी कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी। ये देखकर जाह्नवी के होश उड़ गए। उसकी धड़कनें जैसे थम सी गई। ये पहली बार नहीं था जब ऋषभ ने उसके दिल को ठेस पहुंचाई थी, पर बार बार ये देखना उसके लिए टुकड़ों में मौत मिलने के जैसा था। जाह्नवी ने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए ऋषभ को टॉन्ट मारते हुए कहा, मेरे लिए आपने इतनी मेहनत की, उसके लिए थैंक यू। पर अगर आप किसी काम में इतना बिजी थे तो आपने मेरे लिए अपना समय बर्बाद क्यों किया? मैंने ड्राइवर को इन्फॉर्म कर दिया था कि इसे कहाँ से लाना है एंड ही अरेंज्ड फॉर मी, ऋषभ ने जाह्नवी से कहा। यह सुनकर काव्या ने थोड़ा गुस्से में उस पर नजर डाली और कहा, भाई ये बहुत गलत है। भाभी जैसी वाइफ आपको लाखों में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। अगर आपने उनकी कद्र नहीं की तो आप उन्हें खो देंगे। ऋषभ ने जाह्नवी की ओर देखा। वो चुपचाप बेड पर बैठी हुई पलके झुकाए बिना किसी एक्सप्रेशन के काफी धीरे धीरे चाय पी रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरे ख्याल में खोई हुई थी और उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी ऋषभ ने काव्या से कहा, बच्चे बड़ों की बातों में दखलंदाजी नहीं करते। ये सुनकर काव्या ने अपनी भौहें तानते हुए ऋषभ से कहा, मैं आपके भले के लिए ही ये कह रही हूँ भाई। अगर आज आपने मेरी बात पर गौर नहीं किया तो फ्यूचर में आपको इस बात पर रिग्रेट होगा, देखना आप। क्या ऋषभ काव्या की बातों पर गौर करके जाह्नवी की अहमियत समझ पाएगा? क्या ऋषभ कभी माया की हकीकत जान पाएगा? और कौन था इस धुंधली तस्वीर के पीछे छिपा चेहरा जो जाह्नवी की मदद कर रहा था?